स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। मैं हूं रितेश। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करेक्शन रिटर्न ऑफ टीडीएस कैसे सबमिट करते हैं। क्योंकि ऐसा कभी कभार हो जाता है कि जब हम टीडीएस रिटर्न रेगुलर टीडीएस रिटर्न जब हम सबमिट करते हैं तो कोई कारणवश ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है, मतलब सक्सेसफुली सबमिट नहीं हो पाता है। तो हम फिर से इसे सबमिट करते हैं रिटर्न, जिसे हम करेक्शन रिटर्न ऑफ टीडीएस कहते हैं, जो कि दोबारा सबमिट किया जाता है। तो ये कैसे पता चलता है, कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिए, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं रहेगी। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी पर आप मेरे साथ चलते चलते अंत तक, जहाँ तक मैं जहाँ तक पहुँचूँगा आप वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे, कि मतलब आप अंत तक एक टीडीएस रिटर्न का फाइल आप जनरेट कर पाएंगे और उसे वापस आप सबमिट कर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न पे या एनएसडीएल सेंटर पे। मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, इसके लिए आप चिंता ना करें, आप भी अपना काम शुरू कर दें, क्योंकि मैं बारी साथ साथ आपको बताते चलूँगा। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा दें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें और एक अच्छा कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बताते हैं। टीडीएस रिटर्न सबसे पहले आप जब सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद फिर यदि कोई गड़बड़ी रही तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है। डिफ़ॉल्ट का नोटिफिकेशन आपको रजिस्टर्ड ईमेल पे आ जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल पे आ जाएगा, और आप ट्रेसेज पे लॉगिन करके देख भी सकते हैं कि मेरा टीडीएस रिटर्न डिफ़ॉल्ट हुआ है और क्यों डिफ़ॉल्ट हुआ है। आप ये सब देख लेने के बाद फिर आपको करना क्या है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है छोटा सा, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे करना है जब आपको ये पता चल जाए कि टीडीएस रिटर्न मेरा डिफ़ॉल्ट हो गया है। स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ स्टेप बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद फिर वो वीडियो देखने के बाद आपको सबसे पहले ये बताया गया है कि आप सबसे पहले ट्रेसेस पे जाकर एक कॉन्सो फाइल का रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। कॉन्सो फाइल जो कि कंसोलिडेटेड फाइल होता है, जो आप रेगुलर रिटर्न जब आप सबमिट किए थे वही फाइल आपको फिर से डाउनलोड करना है, क्योंकि आपको वो फाइल फिर से आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। जब टीडीएस रिटर्न आप दोबारा सबमिट करेंगे तो आपको कॉन्सो फाइल, वही फाइल डाउनलोड करना होगा जो आपने सबमिट किया था, वही फाइल फिर से डाउनलोड होता है, जिसे हम कॉन्सो फाइल कहते हैं। आपने जो डिटेल रेगुलर रिटर्न में डाला था वही डिटेल इसमें आपको दिखेगा, क्यों डिफ़ॉल्ट हुआ है वो भी दिखेगा। तो सबसे पहले आप ट्रेसेज पे जाके कॉन्सो फाइल का रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। कैसे रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है छोटा सा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कॉन्सो फाइल का रिक्वेस्ट कैसे सबमिट करते हैं, हाउ टू सबमिट रिक्वेस्ट फॉर कॉन्सो फाइल। उसके बाद फिर कॉन्सो फाइल का जब रिक्वेस्ट हम सबमिट करेंगे तो कॉन्सो फाइल का रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद उसे डाउनलोड करना पड़ता है, क्योंकि एट ए टाइम आप जब रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं उस समय कॉन्सो फाइल डाउनलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम लगता है। ऐसे तो नियम है कि जो वहाँ पे आपको दिखाएगा वो कहेगा कि 24 घंटे के बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे, पर 4-5 घंटे के बाद आपको वहाँ से स्टेटस में अवेलेबल दिखेगा, और अवेलेबल दिखने के बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो कैसे डाउनलोड करते हैं, हाउ टू डाउनलोड कॉन्सो फाइल, उसका भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ये वीडियो देखकर अब यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे जब कि कॉन्सो फाइल आपने डाउनलोड कर लिया है और अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में उसे सेव कर लिया है एक प्रॉपर जगह पे। वो क्योंकि कॉन्सो फाइल एक जिप फाइल होता है, जिप फाइल को अनजिप करने के लिए पासवर्ड लगा रहता है, और पासवर्ड को डालने के बाद उसके बाद वो आपको एक CSI फाइल जनरेट हो जाएगा। तो वो फाइल आपको एक जावा यूटिलिटी का एक सॉफ्टवेयर आता है, उस पर आप खोलेंगे, ओपन करेंगे। तो ये जावा यूटिलिटी का सॉफ्टवेयर क्या है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि वो क्या है। RPU जिसे हम कहते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर आपके पास यदि नहीं है तो आप सीधे गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे TDS NSDL।
देखिए TDS NSDL टाइप करने के बाद एक टीन NSDL है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कुछ पॉपअप खुलता है, पॉपअप खुलने के बाद मैं आपको बताऊंगा। अभी कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद ETDS ETCS पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, उसके बाद ETDS ETCS RPU पे क्लिक करेंगे। RPU पे क्लिक करने के बाद देखिए पे डाउनलोड RPU वर्जन 2.8 यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। आप जैसे यहाँ पे डाउनलोड करेंगे एक फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और देखिए आ गया, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक जिप फाइल रहता है, जिप फाइल को हम अनजिप करेंगे, आपको मैं आप बताऊंगा। देखिए यहाँ पे ट्यूटोरियल भी बताया रखा है कि आपको कैसे क्या करना है। आप यहाँ पे क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हैं। देखिए वो अनजिप फाइल, वो जिप फाइल जो जनरेट हुआ वो मैंने डाउनलोड कर रखा है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए TDS NSDL मैंने फोल्डर बना रखा है। देखिए यही है RPU 2.7, इसे मैंने अनजिप कर रखा है। अनजिप जिसे ही आप करेंगे उसके बाद फिर ये फाइल आ जाएगा, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इतना सारा फाइल खुल जाएगा। तो आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद ये देखिए TDS RPU 2.8 आपको रहेगा। मेरा तो पुराना है थोड़ा सा, मेरा 2.7 दिखा रहा है। आपको 2. अभी लेटेस्ट डाउनलोड करेंगे तो 2.8 दिखाएगा। उसके बाद फिर हमें इसी से मतलब है, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद एक पॉपअप आएगा जो कि जावा के द्वारा मैसेज आता है। मैसेज को आप पढ़ें या ना पढ़ें, ओके करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे एक फाइल खुल जाएगा जो कि जावा का सॉफ्टवेयर रहता है। उसी में आप जो कौन सा फाइल आपने डाउनलोड किया था जो CSI में था, उसे आप इसमें ओपन करके आप वापस एडिट कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है, देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखिए इसी टाइप का मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद इस पर हम ओके करेंगे और जैसे ही ओके दबाएंगे देखिए फाइल खुल गया, जिसे हम TDS TCS रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी कहते हैं। इसमें हम आएंगे फॉर्म नंबर पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम सैलरी का TDS रिटर्न फाइल किए थे। इसे 24Q सेलेक्ट करेंगे, 24Q सैलरी के लिए होता है। उसके बाद फिर हम अगला स्टेप जो है मेरा वो सेलेक्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि मेरा ये रेगुलर स्टेटमेंट नहीं है, मेरा ये करेक्शन स्टेटमेंट है। रेगुलर स्टेटमेंट के लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा है कि रेगुलर स्टेटमेंट में कैसे TDS रिटर्न फाइल करते हैं। करेक्शन पर जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद देखिए ओपन ए सेव करेक्शन फाइल। यदि आप पहले से ही कोई सेव फाइल कर रखे हैं तो उसे यहाँ पर ओपन करेंगे। यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो इम्पोर्ट कंसोलिडेटेड TDS TCS फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे वो फाइल ओपन करेंगे जो आपको डाउनलोड करके रखे हैं। कौन सा फाइल जिसे हम कहते हैं, कौन सा फाइल जहाँ पे आप डाउनलोड कर रखे हैं वहाँ पे इसे हम ले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कौन सा फाइल डाउनलोड कर रखा है, कौन सा फाइल का एक अलग से फाइल बना रखा है। देखिए कौन सा फाइल का मैंने एक अलग सा फाइल बना रखा है। ओपन करने के बाद देखिए ये है, यही है फाइल। इसे हम क्लिक करके यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखेगा जिसे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए फाइल इंपोर्ट सक्सेसफुली। इसके बाद फिर आपको ये पेज खुल जाएगा। ये पेज देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये जो डिटेल दिखा रखा है ये डिटेल मैंने रेगुलर रिटर्न में डाला था। ऐसा आपको इसमें कोई डिटेल नहीं दिखेगा जो आप जानते ना हो, क्योंकि आप ही के द्वारा ये रिटर्न सबमिट किया गया था और आप ही ये डिटेल सारा डाले थे। कहीं आपसे गलती हो गई डालने में जिसके कारण ये रिटर्न डिफ़ॉल्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए एनेक्चर 1 है। एनेक्चर 2 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये Q4 का रिटर्न है, इसलिए एनेक्चर 2 भी दिखा रहा है। तो आइए चलते हैं। फॉर्म में तो कुछ दिक्कत है नहीं, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं जो हम डालेंगे। चलान में आने के बाद देखिए ये कंसोलिडेटेड फाइल का एक ये भी बेनिफिट है कि आप इसमें तभी कुछ एडिट कर पाएंगे जब यहाँ पे आप हर एक में जाकर आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे किसी फाइल को छेड़छाड़ कर सकते हैं, किसी में कोई चेंज कर सकते हैं। इसमें भी देखिए चलान में भी वही है, इसमें भी आप अपडेट कर पाएंगे। देखिए एनेक्चर 1 में आप देखिए अपडेट कर सकते हैं। पैन अपडेट कर लिए, यदि आप सिर्फ आपका पैन डिफ़ॉल्ट है तो आप पैन अपडेट में जाकर आप पैन
एडिट कर पाएंगे। यदि आपका कुछ और डिफ़ॉल्ट है तो आप अपडेट में जाकर उसे एडिट कर पाएंगे। फिर सैलरी एनेक्सर 2 में भी उसी प्रकार का है। आप यहाँ से देखिए क्लिक करेंगे पैन अपडेट या डिलीट। तो मैं आपको बारी बारी से इसे बताता हूँ। तो सबसे पहले हम चालान में आएंगे। चालान में आने के बाद देखिए मैं आपको अपना डिफ़ॉल्ट इसमें दिखा देता हूँ। मेरा डिफ़ॉल्ट क्या था, मैंने देखिए यहाँ पे TDS जो टोटल मैंने डिपॉजिट किया था उसका डिटेल मैं नहीं दे पाया ठीक से, जिसके कारण मेरा 85,059 रुपये का डिटेल नहीं दे पाया, जिसके कारण मेरा रिटर्न डिफ़ॉल्ट हो गया। तो आइए मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। इसमें आपको चालान का जो आपने डिटेल डाला था, चालान के डिटेल में आप यदि आपका कुछ गड़बड़ी है तो आप यहाँ पे अपडेट मोड फॉर चालान इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए अपडेट करा है। जब तक आप यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप इस चालान में, प्रॉपर चालान में आप कहीं पे कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई एडिट नहीं हो पाएगा। तो आपको इसमें कुछ भी चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप अपडेट सेलेक्ट करेंगे। अपडेट सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें चेंज कर पाएंगे। तो दूसरा में भी वही है, दूसरा में भी आपको कुछ चेंज करने के लिए अपडेट करना पड़ेगा। यदि आपको चालान में कोई दिक्कत नहीं तो आप इसमें अपडेट नहीं, इसे आप सेलेक्ट करके छोड़ देंगे। यदि आपको चालान में कहीं गड़बड़ है तो अपडेट करके आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। कुछ भी चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। क्योंकि मेरा इसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, मैंने चालान का डिटेल सही डाला है। मेरा डिफ़ॉल्ट बस इतना था कि मैंने जो चालान का डिटेल डाला, जो अमाउंट मैंने सबमिट किया वो उसका डिटेल मैं सही नहीं दे पाया, इसके कारण मेरा TDS डिफ़ॉल्ट हो गया। तो चालान में आपने देखा कि आप कुछ भी करने के लिए अपडेट या कुछ भी इसमें एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे अपडेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम दूसरा टैब में आते हैं जो है एनेक्चर 1 डिडक्टिव डिटेल्स। इसमें हम वो डिटेल डाले हैं कि किस पर्सन का कितना मैंने TDS काटा है। तो इसमें डिफ़ॉल्ट ये भी हो सकता है कि मैंने TDS इस पर्सन का इतना काटा और इतना ही दिखा पाया। इसमें डिफ़ॉल्ट पैन का भी हो सकता है, नाम का भी हो सकता है। तो आप कुछ भी डिटेल इसमें एडिट करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे अपडेट मोड फॉर डिडक्टिव, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ 2 ऑप्शन बता रहा है, अपडेट एंड पैन अपडेट। यदि आपका डिफ़ॉल्ट सिर्फ पैन के कारण है तो पैन अपडेट में जाएंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पैन अपडेट किया, पैन अपडेट में डाला, उसके बाद देखिए हम यहाँ पे पैन चेंज कर पाएंगे। ये देखिए पैन, यहाँ से हम पैन चेंज कर पाएंगे। और देखिए दूसरा में मैंने नहीं डाला है, इसलिए अब इसमें हम कितना भी क्लिक करते रहेंगे ये अपडेट नहीं होगा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ बार बार लेकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसमें मैंने पैन अपडेट डाला है तो सिर्फ पैन का ही अपडेट मैं कर पाऊँगा। देखिए हम यहाँ पे कुछ भी क्लिक कर ले ये नहीं होगा। तो पैन अपडेट यदि आपको सिर्फ करना है तो पैन अपडेट में जाना है। यदि आपको और कुछ अपडेट करना है तो सिर्फ अपडेट में जाएंगे। और अपडेट में अगर आप सब चीज़ अपडेट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि यहाँ जब मैं क्लिक कर रहा था तो कुछ नहीं हो रहा था। अब यहाँ देखिए मैं अपडेट में सिर्फ डाला हूँ तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो देखिए आगे हम चलते हैं। देखिए मेरा डिफ़ॉल्ट यही था कि यहाँ पे इस पर्सन का जो है TDS में 5,000 इसमें दिख रहा है। और यहाँ पे जो है फरवरी ये 31/3/2019 का जो है इतना सैलरी है। और TDS इनका था, TDS इनका कुछ और था और मैंने सिर्फ 5,000 देकर इनका TDS रिटर्न फाइल कर दिया, इसलिए ये डिफ़ॉल्ट हो गया। तो हम यहाँ से इसे एडिट करना होगा। तो एडिट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, और क्योंकि इसमें मैंने कुछ नहीं छेड़छाड़ किया इसे, इसलिए सेलेक्ट करके हमारा डिफ़ॉल्ट इसमें है तो अपडेट में जाएंगे। अपडेट में जाने के बाद हम यहाँ पे इसे अपडेट करेंगे। जो अमाउंट मैंने डाला था ये 5,000 है, इसे हम बदल कर डिलीट करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे इतना इनका TDS था कटा हुआ, जो मैंने सिर्फ 5,000 डाला था। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया। और फिर एक और है सज्जन जिनका भी डिटेल हो गया था, तो उनका भी हम डालेंगे। अपडेट में जाएंगे। अपडेट में जाने के बाद फिर यहाँ पे वापस फिर से हम आएंगे और फिर से यहाँ आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये है तो इसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो इसको फिर से हम वापस आकर
यहाँ पे इसमें क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया तो फिर से सेलेक्ट करके छोड़ देंगे। अब तीसरा हम देखते हैं इनका क्या है, तो इनका भी हम टोटल चेक कर लेते हैं पहले। तो इनका भी टीडीएस कुछ ज़्यादा ही कटा था और हमने इनका टीडीएस का डिटेल जो है सब डाला, तो हम यहाँ से इसे भी डिलीट करेंगे। और डिलीट करने के बाद जो इनका सही है वो यहाँ पर डालेंगे था 35,618। तो इसके बाद डालने के बाद देखिए मेरा टीडीएस रिटर्न मेरा बस इतना ही डिफॉल्ट था कि ये मैंने अमाउंट नहीं डाला था। अब मेरा टीडीएस रिटर्न यहाँ पे सही हो चुका है और इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत है नहीं। इसमें हाँ देखिए ये दूसरा है, इसमें भी कुछ चेंज करना है, तो इसमें हम अपडेट करेंगे और वापस जाएंगे। फिर वहाँ पे डेट चेंज करना है हमें। यहाँ पे मैंने डेट चेंज कर दिया क्योंकि मैं ये जनवरी का था, तो यहाँ पे 31 मार्च लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे डेट में भी डिफॉल्ट था। अब यहाँ पे तो सही हो चुका है। उम्मीद है आप सीख रहे होंगे कि आपको एनेक्चर 1 में जो डिडक्टी का डिटेल होता है, आपको कुछ भी एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर में जाएंगे, ये अपडेट मोड फॉर डिडक्टी, इसमें जाएंगे और अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद आप इसमें कोई भी डिटेल आप अपडेट कर पाएंगे और सिर्फ पैन अपडेट में डालेंगे तो सिर्फ आप पैन एडिट कर पाएंगे, पैन चेंज कर पाएंगे। तो आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी समस्या है, आप यहाँ से हल कर पाएंगे। अपडेट में जाकर आप कुछ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम एनेक्चर 2 में जाएंगे जो कि सैलरी का डिटेल है। मेरा इसमें भी थोड़ा सा ये दिक्कत रह गया क्योंकि इसमें मैंने गड़बड़ क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यही मेरा गड़बड़ है। मैंने इसमें जो एम्प्लॉई है उसका टैक्स इतना दिखा दिया कि मतलब टीडीएस जो मैंने काटा है वो कम काटा है, क्योंकि इनका टैक्स ज़्यादा मैंने दिखा दिया कि भाई इनका टैक्स इतना बन रहा है और टीडीएस उससे कम काटा था, इसलिए ये आ गया डिफ़ॉल्ट कि भाई आपने टीडीएस कम क्यों काटा। इसलिए यहाँ पे देखिए ये 7,365 दिखा रहा है, प्लस में दिखा रहा है कि मतलब इतना और काटना है। तो आप या तो इतना और टीडीएस जमा कर दें या वापस इसे दूसरा आप सैलरी डिटेल दिखा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इसमें ये एक समस्या है कि आप इस लाइन को यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है पर आप इसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ यदि आपको किसी भी एम्प्लॉय का, यदि आपका सैलरी में जो एनेक्चर 2 का डिटेल है वो गलती हो गया है, आप कुछ उसमें गलती कर दिए हैं, तो आप डिलीट तो नहीं कर पाएंगे, पर हाँ उसमें ये है कि आप फिर से डिटेल डाल पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपडेट मोड में जाएंगे, डिलीट सेलेक्ट करेंगे। डिलीट सेलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट उसी में सेलेक्ट करेंगे जिसका सैलरी डिटेल आप फिर से डालना चाहते हैं, उसी में डिलीट का मोड सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा ये डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट आपने देखा था कि मेरा जो पहला नंबर का एम्प्लॉय है उनके सैलरी में मेरा डिफ़ॉल्ट था, बाकी सब तो सही है, क्योंकि बाकी सबका ये दिखा रहा है कि टीडीएस रिफंड इनका इतना बन रहा है, इनका इतना बन रहा है, इनका इतना बन रहा है, इनका कुछ नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि 7,365 का टीडीएस जमा करना होगा काट कर। तो ये आप यहाँ से करेक्ट भी कर सकते हैं, यदि आप झमेला नहीं लेना चाहते हैं, आपको 7,365 आप जमा कर सकते हैं और वापस फिर से टीडीएस रिटर्न आप सबमिट कर पाएंगे। तो यदि आप जमा नहीं करना चाहते हैं टीडीएस, तो आप वापस जाएंगे इसमें और अपडेट मोड में डिलीट सेलेक्ट करके आप यहाँ से ऐड न्यू रो में जाएंगे। ऐड न्यू रो में जाने के लिए आपको यहाँ पे 1 दबाना होगा, क्योंकि आप एक ही रो क्रिएट करना चाहते हैं, तो ओके करेंगे।
ओके करने के बाद देखिए बाकी सब में जब हम करते थे तो यहाँ पे कुछ और आता था, इसमें ये दिखा रहा है कि आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड मतलब आप जो इसका डिटेल है आप यहाँ पे डालेंगे, सारा डिटेल आप फिर से सबमिट कर पाएंगे। क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि TDS रिटर्न में सैलरी डिटेल में यदि कोई दिक्कत आ गया तो उसे हम डिलीट करके फिर से एडिट कर सकते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं है। आप इसमें बस इतना ही कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड रो में जाकर आप इनका पूरा डिटेल डाल पाएंगे। तो मेरा ये भी डिफ़ॉल्ट है, तो मैं आपको ये डिटेल डालकर दिखाता हूँ। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, क्योंकि नाम और पेन में तो कोई गड़बड़ी है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ सेलेक्ट करेंगे अदर्स में। ये पूछ रहा है कि आप कब से कब तक इस प्रॉपर एम्प्लॉय के अंडर काम कर रहे थे, तो डालेंगे डिटेल। उसके बाद फिर रिपोर्टेड टोटल एनुअल सैलरी रिसीव फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर। यदि आप अदर एम्प्लॉयर से भी कोई कहीं और काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो जीरो कर दें। टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन ये सब जीरो है। मेरा सिर्फ डिफ़ॉल्ट इतना है कि मैंने जो इनका टैक्स दिखाया वो ज़्यादा दिखा दिया, इसलिए लगभग डिटेल तो सारा सेम ही रहेगा। बस ये है कि डिडक्शन थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे तो रिफ़ंड इनका बन जाएगा। आप लोग जानते होंगे रिफ़ंड डिडक्शन ज़्यादा लेने से रिफ़ंड बन जाता है। तो आइए जैसा है वैसा ही कॉपी करते चलते हैं। अब हम पीछे जाकर पहले सैलरी डिटेल डालेंगे। पीछे से आते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं डालना है क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। ये 80D में हम डिडक्शन लेंगे 14,400 का। यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे ये डिडक्शन है 1,20,720 का, तो हम इसे कर देते हैं बढ़ाकर 1,42,720। बाकी सब में 0 है तो हम भी 0 डालते जाएंगे। यहाँ पे सैलरी तो वही रहेगा, सैलरी तो आप चेंज कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपका एम्प्लॉयर जितना सैलरी दिया है उतना तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। इस सब में कुछ भी डालने की ज़रूरत है नहीं। यदि आपका डिटेल यदि है तो आप डाल सकते हैं। इसमें देखिए सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, इसलिए इसमें सेलेक्ट करेंगे। बाकी कुछ मेरा सेलेक्ट है नहीं पहले से, इसमें भी सेलेक्ट है तो इसको भी हम नो कर देंगे। बाकी कुछ इसमें है नहीं, फिर से हम इधर आएंगे। यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पे भी नो सेलेक्ट कर रखा है तो हम भी यहाँ नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर ये कह रहा है रिपोर्टेड अमाउंट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय अदर एम्प्लॉयर। यदि कुछ है तो आप डालेंगे, यदि नहीं कुछ है तो आप नहीं डालेंगे। ये कह रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय करंट एम्प्लॉयर फॉर द होल ईयर, मतलब एम्प्लॉयर ने आपका टोटल TDS कितना काटा है। तो यहाँ पे टोटल TDS इनका इतना ही है। TDS में तो कोई भी गड़बड़ी है नहीं। ये है इनकम टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89, कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे अब हम टैक्स डालेंगे, टैक्स अमाउंट इनका कितना बन रहा है। देखिए यहाँ पे टोटल डिटेल डालने के बाद ये आ गया कि मेरा सैलरी टोटल है इतना 11,57,481, जिसमें हम 25,000 का प्रोफेशनल 2500 का प्रोफेशनल टैक्स दिए हैं, वो हम डिडक्शन में ले लेंगे। 40,000 का डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 IE मिलता है। उसके बाद फिर तो टोटल डिडक्शन हो गया कितना, घटकर मेरा सैलरी हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम हो गया 11,14,981। उसके बाद फिर इधर आएंगे हम तो यहाँ देखिए
00 करा। टोटल अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन चैप्टर 6 से 1,57,120 रुपये का हम डिडक्शन ले रहे हैं टीसी के अंदर। मतलब डिडक्शन जो है 1,57,120 रुपये का है। तो घटाने के बाद 11,14,981 में 1,57,124 घटाने के बाद मेरा टोटल टैक्सेबल इनकम बन गया 9,57,861। उसके बाद फिर आप यहाँ से सैलरी कैलकुलेट कर सैलरी पे टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरा टैक्स बन गया 1,04,072 रुपया। उसके बाद फिर सरचार्ज कुछ लगेगा नहीं क्योंकि इनका इनकम बहुत कम है। हम हेल्थ सेस एंड एजुकेशन से 4% है टैक्स पे, तो 4% लगा देंगे। तो हेल्थ सेस आ गया 4,163 रुपया राउंड ऑफ करके। तो 1,08,235 रुपया मेरा टैक्स बन रहा है। और टीडीएस कितना कटा है तो 1,08,441 रुपया, मतलब 206 रुपया मेरा रिफंड हो रहा है। तो अब यहाँ से हम इसे सबमिट कर पाएंगे क्योंकि मेरा अब रिफंड हो रहा है, तो टीडीएस से अब जमा करने की ज़रूरत है नहीं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप टीडीएस उतना जमा कर दें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि किसी में आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो आपको पहले मोड चेंज करना पड़ेगा, अपडेट मोड में जाना पड़ेगा। यदि आपका पैन है, किसी में पैन से कोई डिफ़ॉल्ट है तो पैन के लिए भी अलग सा है कि आप इसमें पैन सेलेक्ट करके इसमें पैन आप सेलेक्ट करके सिर्फ पैन एडिट कर पाएंगे। तो मेरा पैन किसी में डिफ़ॉल्ट था नहीं, इसलिए मैंने पैन कहीं सेलेक्ट किया नहीं है। और दूसरा एनेक्चर 2 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग इतना तो समझ पाते हैं क्योंकि टीडीएस रिटर्न का जब करेक्शन हम फाइल करेंगे तो यहाँ पे अपडेट मोड में जाएंगे और अपडेट में जाकर कुछ भी चेंज कर पाएंगे। पर ये थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है कि यदि मेरा सैलरी में कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया है उसे हम कैसे करेक्शन करें। ये थोड़ा सा हमें भी कंफ्यूज किया था, तो मैंने इसे बहुत लोगों से पूछा, जानकारी लिया यूट्यूब पे। यहाँ तक कि मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो देखा लेकिन किसी ने सही जानकारी नहीं दिया, इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। तो ये मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि यदि आपके सैलरी में कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है तो आप सैलरी के लिए आप किसी पर्सन का चेंज करना है तो डिलीट तो कर पाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसा रहता है कि हम इसे आसानी से, या एडिट करने का ऑप्शन रहता है कि चलो यहाँ से एडिट हो जाता है, एडिट होगा नहीं, क्योंकि एडिट हो जाता तो आसानी से इसी में हम चेंज कर देते, ये एडिट होगा नहीं। तो इसे हम क्या करना होगा, इसके लिए हम यहाँ पर डिलीट में जाएंगे और इसे डिलीट का ऑप्शन पे रहने देंगे और फिर यहाँ वापस जाके हम ऐड न्यू रो करेंगे। और न्यू रो करने के बाद फिर हम जिसका ये डिफ़ॉल्ट हुआ है, जिसके सैलरी में गड़बड़ी हुई, उसका सारा डिटेल हम फिर से सही डालेंगे। सही डालने के बाद हम देखिए, आप देखे होंगे कि मैंने इसमें सारा डिटेल डाला, वही डिटेल डाला जो पहले से डिटेल डाला था। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वही डिटेल डालना है, आप कहीं भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं शुरू से ही उनका टीडीएस डिटेल फिर से डाल रहा हूँ तो आप सही डालेंगे, जो ठीक रहेगा वही डालेंगे। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने पिछला बार डाला डिटेल वही डालेंगे। तो यहाँ पे डिटेल डालने के बाद ये हो गया, लगभग कंप्लीट हो चुका है मेरा टीडीएस रिटर्न। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इसमें जो भी डिफ़ॉल्ट है आप कैसे चेंज कर पाएंगे। ये गवर्नमेंट का रहे या नॉन गवर्नमेंट का रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टीडीएस रिटर्न सबके लिए एक ही होता है और में कुछ चेंज करने की ज़रूरत थी नहीं। चालान में कुछ चेंज मैंने किया नहीं। चालान में भी डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, जैसे कि आप चालान नंबर गलत डाल दिए या बीएसआर कोड गलत डाल दिए या अमाउंट गलत डाल दिए, तो यहाँ पर भी आप चेंज कर पाएंगे। अपडेट में जाकर आप कुछ भी चेंज कर पाएंगे। मेरा इसमें कुछ है नहीं, इसलिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ दिए हैं। एनेक्चर 1 में मेरा डिफ़ॉल्ट था कि मैंने जो टीडीएस उस प्रॉपर एम्प्लॉय का काटा था, वो मैंने काटा कुछ, दिखाया कुछ, इसलिए मेरा डिफ़ॉल्ट हो गया। यहाँ तो आपने देखा था कि यहाँ मैंने 5,000 का था, जो कि 58,441 होना चाहिए, यहाँ पे 5,000 दिख रहा था। तो वहाँ पे मैंने चेंज जब किया तो वहाँ पे अपडेट ही रहने दिया, क्योंकि वहाँ पे चेंज मैंने किया है। यदि आप इसे सेलेक्ट कर पे लाकर छोड़ देते हैं तो आपका जैसे टीडीएस रिटर्न था वो सही रह जाएगा। तो आप जिसमें भी अपडेट किए हैं या कुछ भी थोड़ा सा भी छेड़छाड़ किए हैं तो आप जिस मोड में किए हैं उसी मोड में रहने देंगे, उसे वापस फिर से हम चेंज नहीं करेंगे। तो हम इसमें अपडेट, तीनों में अपडेट किए हैं
तो अपडेट मोड में ही रहने देते हैं। और एनेक्चर 2 में मैंने क्या किया कि इनका डिटेल हम डिलीट करना है, इसलिए डिलीट पे रहने दिए और वापस ऐड करके इनका सारा डिटेल हम डाले हैं। उसके बाद जब आप पूरा ये डिटेल डाल लेंगे, डाल लेने के बाद आप कहीं भी ये क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं। इसमें देखिए इंसर्ट ए रो कर सकते हैं, डिलीट ए रो कर सकते हैं, इसमें हो जाएगा। इसमें डिलीट किसी भी रो को आप डिलीट कर पाएंगे, पर इसमें आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। ये जो एनेक्चर 2 सैलरी डिटेल है इसमें आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको इसमें वो सारा चीज़ बताया जो मैंने आपको ने TDS पहले बार जब मैंने TDS का करेक्शन फाइल किया था, जो मैंने आप दिक्कत का सामना किया वो दिक्कत आपके सामने मैंने रख दी। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि एनेक्चर 2 में जब सैलरी का कोई डिटेल गलत हो जाए तो उसे हम कैसे एडिट कर पाएंगे, क्योंकि यह डिलीट होता नहीं है, इसलिए मैंने ये आपको बताया। एनेक्चर 2 में यदि आपका कुछ डिफ़ॉल्ट है तो आप वो पैन, यदि आपका डिफ़ॉल्ट है तो पैन सेलेक्ट करके आप यहाँ से कर पाएंगे, और तो ज़्यादा कुछ इसमें रहता नहीं है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और आपका TDS रीडर मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आप मेरे साथ साथ चल सकते हैं, मैं धीरे धीरे सब चीज़ बताऊँगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, पर आप इस वीडियो देखने के बाद आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, आप वापस समझ पाएंगे। फिर जब हम आप एक बार सारा डिटेल चेक कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। टोटल डिटेल डालने के बाद आप फिर से एक सारा डिटेल बारी बारी से बारीकी से आप चेक करेंगे। ये आपको इसे प्राइमरी में रखें, क्योंकि इसके बिना आप आपके थोड़ा सा मेहनत के कारण आपको फिर से करेक्शन आ सकता है। इसलिए अच्छा रहेगा कि आप फिर से सारा डिटेल सारा डॉक्यूमेंट के साथ मैच कर लें। कहीं भी कोई डिटेल आपको यदि डिफॉल्ट लगे तो उसे अभी ही चेंज कर लें। उसके बाद फिर सारा डिटेल चेक करने के बाद इतना जब आप कर लेंगे, आप सेव करते जरूर जाएंगे, क्योंकि सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। सेव कहाँ करेंगे? जहाँ पे आप वो फाइल सेव कर रखे हैं, कौन सा फाइल। तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने यहाँ पे कौन सा फाइल का अलग से फाइल बनाकर यहाँ पे सेव किया था। तो हम यहाँ पे इसे सेव कर देंगे। देखिए सेव सक्सेसफुली हो गया। सेव करने के बाद मैंने तो एक बार में ही इसे सेव किया। आप इसे जब भी कुछ डिटेल चेंज करेंगे तो आप इसे ज़रूर सेव करेंगे। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं बताना भूल गया। आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप कुछ चेंज करें उसे सेव ज़रूर करें। और सेव करने के बाद फिर हम वापस क्रिएट फाइल में जाएंगे। क्रिएट फाइल में जाने के बाद मैं आपको बता रहा था कि ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, क्योंकि ये करेक्शन है, इसलिए यहाँ पर कुछ अलग होता है। और रेगुलर फाइल में ये था कि आप गवर्नमेंट के लिए था कि आप कौन सा फाइल, ये CSI फाइल है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे वैलिडेट करके आप डाउनलोड कर पाएंगे। पर इसमें नहीं है। इसमें कौन सा फाइल में ये है कि आप यहाँ पे वो फाइल, इसमें एरर अपलोड एंड स्टैटिक्स रिपोर्ट फाइल पाथ, इसमें जाकर आप वो फाइल देंगे जो आप सेव किए थे। देखिए ऐप मैंने सेव कर रखा था, इसलिए यहाँ पे आएंगे, ओपन करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये बता रहा है कंसोलिडेटेड फाइल नेम विद पाथ। मतलब ये कह रहा है कि आप यहाँ से जो फाइल जनरेट होगी उसे आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, उसका यहाँ पे पाथ देना है। इसमें क्या था कि इसमें जहाँ मैंने ये कंसोलिडेटेड फाइल को सेव किया था उसका पाथ दिया है, और इसमें ये पूछ रहा है कि आप कहाँ इसे सेव करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक पाथ बना रखा है, वहाँ पे इसका पाथ देंगे। यहाँ पे ओपन करके सिलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पाथ दे देंगे। तो पाथ देने के बाद देखिए यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। देखिए यहाँ एक बात ये भी ध्यान देने लायक है, यदि वैलिडेट करने के बाद यदि आपका कोई डिफ़ॉल्ट आता है तो डिफ़ॉल्ट आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि अगला पेज आपको खुलता है, कहीं भी आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वहाँ पे खुलेगा, उसे आप काटें नहीं। क्योंकि मैंने देखा है अधिकतर वीडियो में यही कि वो बस इतना बता देते हैं, सारा डिटेल तो ठीक ठाक बता देते हैं, उसके बाद फिर जो एरर होता है वो नहीं बताते। मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि ये कोई प्राइवेट सॉफ्टवेयर तो है नहीं कि जो आपको एरर शो करेगा, इसलिए इसमें एरर इस तरह से शो करता है कि आप जिसे वैलिडेट करेंगे आपके पास जो भी एरर रहेगा आपको
आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो रहेगा उसमें खुल के आपको दिखा देगा। उसमें प्रॉपर आपको ये सीरियल नंबर बताएगा, कहाँ आपकी क्या डिफ़ॉल्ट है, आपको उसे समझना होगा और उस डिफ़ॉल्ट को हटाना होगा। जो भी आपको गलती होगा इसे उसमें आपको ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। आप कुछ नहीं करेंगे फिर भी वो ऑटोमेटिक ओपन होगा और ओपन होने के बाद आपका डिफ़ॉल्ट बता देगा कि आप कहाँ अभी आप गलती करें। गलती सुधारने के बाद आप वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद फिर लिखा जाएगा, पॉपअप खुलेगा जिसमें लिखा आएगा वैलिडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद फिर एक PDF में फाइल आएगा जो 27A होगा, वो PDF में होगा, और एक FU फाइल जनरेट होगा जो कि आप इनकम टैक्स पे यदि आप जाकर सबमिट करेंगे तो उसे आप सबमिट करेंगे, या NSDL सेंटर पे जाएंगे तो आप वहाँ पे सबमिट करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। हम आपको सरल भाषा में समझाने की प्रयास किया, उम्मीद है हम समझाने में आपको सफल रहे होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो डिफ़ॉल्ट रहेगा वो आपको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जरूर दिखा देगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। वैलिडेट करने के बाद जो भी फाइल खुलता है उसे खुलने दे, काटे नहीं कुछ। वैलिडेट करने के बाद आपका जो गलती रहेगा वो खुद दिखा देगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।